नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सत्ता के सेमीफाइनल पर टिकी नजर, वसुंधरा की साख लगी दांव पर, कल आएंगे रिजल्ट। मतगणना के लिए अलवर में दी ट्रेनिंग, कला कॉलेज में रहेगा जमावड़ा, प्रत्याशियों की बड़ी धड़कनें। भूकंप के झटकों से हिला राजस्थान और नॉर्थ इंडिया, आम जन में बनी दहशत। खनिज विभाग के नाकों पर एसीबी ने मारे छापे, फर्जी रसीदों से जारी थी अवैध वसूली। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में सत्ता के सेमीफाइनल का रिजल्ट 1 फरवरी को घोषित किया जाएगा। सभी की नजर अलवर और अजमेर लोकसभा सहित मांडलगढ़ विधानसभा उपचुनाव के परिणामों पर है। इस उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और अन्य दिग्गजों के साथ खास तौर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की साख दांव पर लगी है। उपचुनाव में जीत कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी, वहीं हार यह बताएगी कि पायलट और गहलोत को अभी काफी होमवर्क करना बाकी है। उधर भाजपा की जीत की स्थिति में सत्तारूढ़ दल अगले विधानसभा चुनाव को लेकर और आश्वस्त होगा, लेकिन यदि भाजपा के गले हार पड़ी तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, जिनके नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। इस रिजल्ट पर पूरी सरकार की साख दांव पर लगी है। जनसंघ के विलय और वर्ष 1980 में भाजपा के गठन के बाद राजस्थान में 38 सालों में छठी बार लोकसभा उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले जिस पार्टी की सीट रही उसे ही वापस मिलने का ट्रेंड रहा है, लेकिन मौजूदा हालात अलग है और 4 साल के दौरान कई जगह विधायकों को लेकर नाराजगी भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे भांपकर जगह जगह रोड शो किए और लोगों का समर्थन जुटाने में पूरे प्रयास किए। तीनों सीटों पर उपचुनाव में प्रचार के लिए भाजपा ने राज्य कैबिनेट के 15 मंत्रियों को तैनात किया था। वहीं कांग्रेस खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी आदि सक्रिय रहे। स्वाभाविक रूप से इन सभी की प्रतिष्ठा उपचुनाव से जुड़ी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उपचुनाव के परिणाम राजस्थान में इसी साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आम जन के रुझान का अनुमान बताएंगे। अलवर में 1 फरवरी को कला कॉलेज में होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं परिणामों को लेकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव सहित दिल के डॉक्टर और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजन विशाल के नेतृत्व में आज अलवर जिला परिषद में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर एडीएम सिटी महेंद्र मीणा, एसडीएम शुभम चौधरी, जिला परिषद सीईओ अंशदीप, यूआईटी सचिव कान्हा राम और उप सचिव अखिलेश कुमार पीपल सहित एसीएम जावेद अली मौजूद रहे। मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण यहाँ भी रखा गया था और अलवर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना कल बाबू शोभाराम कॉलेज में की जाएगी। उसमें जो काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, तकनीकी कर्मचारी हैं। इस बार पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम पहली बार प्रयुक्त हुआ है। उसकी भी काउंटिंग जो है ऑनलाइन QR कोड के माध्यम से की जाएगी, जिसको भारत निर्वाचन आयोग भी उसको देख पाएगा। उन सब तकनीकी पहलुओं की ट्रेनिंग जो है, वैसे ट्रेनिंग मतगणना कार्मिकों को जनरल ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में दी गई, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कल की तैयारी जो है उसकी समीक्षा की गई। उधर जहां कला कॉलेज के बाहर लगे माइक पर समय समय पर ताजा रुझान का अनाउंसमेंट होगा, वहीं रुझान और परिणामों की नवीनतम जानकारी निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के हर राउंड के बाद रुझान मतगणना केंद्रों से सीधे ही वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। राजस्थान में 3 सीटों पर हुए उपचुनावों को लेकर यदि सटोरियों की माने तो तीनों सीटों पर भाजपा मुश्किल में है। राजस्थान में 200 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लगने का अनुमान है।
अन्य दिनों में क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने वाले खाईवाल उपचुनाव के मतदान के बाद से इसके परिणामों पर दांव लगा रहे हैं। इसके चलते सट्टा बाजार में सटोरियों ने भाव खोल दिए हैं। तीनों सीटों पर करीब 200 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लगने का अनुमान है। बाजार भाव के अनुसार तो तीनों ही सीटों पर बीजेपी कठिनाई में नजर आ रही है। अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के भाव 35 से 40 पैसे और भाजपा के 65 से 80 रुपए बताए गए हैं। इस तरह मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भाव 45 से 50 पैसे और भाजपा के 75 से 90 मानकर चल रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही गुजरात विधानसभा चुनाव में हुए सटोरियों का आकलन सही साबित हुआ था। सटोरियों ने चुनाव में भाजपा की जीत बताई थी और साथ ही सीटें कम होने का दावा भी किया था। हालांकि ईवीएम के पिटारे में जो आंकड़े बंद हैं उनकी वास्तविकता कल ही सामने आ पाएगी। उत्तर भारत में आज दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश में जयपुर और झुंझुनू सहित कुछ अन्य स्थानों पर तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई है। भूकंप के इन झटकों को महसूस कर जयपुर में मानसरोवर, एमआई रोड, जेएलएन मार्ग और टोंक रोड स्थित कई जगह ऑफिस और घरों में से लोग बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक इन भूकंप के झटकों से किसी भी तरह की कोई जनहानि और आर्थिक हानि होने की सूचना सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान के हिंद कुश इलाके में रहा। भूकंप के झटके का असर भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रहा। साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसके झटके महसूस किए गए। भूकंप बुधवार सुबह 12:35 पर आया और कई जगहों पर लोगों ने 5 मिनट तक झटके महसूस किए। पाक के बलूचिस्तान में भूकंप की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अलवर जिले में खैरतल के राजकीय अस्पताल के सामने सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दादी और पोते की मौत हो गई। उनकी बाइक को पीछे से एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। खैरतल पुलिस ने बताया कि आज सुबह बाइक सवार रोबिन और उसकी दादी संतोष ग्राम नांगल संतो कड़क से आ रहे थे। उसी दौरान पानी के टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस को जानकारी मिलने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच करके मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम के बाद इनके शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। ये सुबह 10 बजे के करीब सूचना मिली थी कि एक पानी के टैंकर से कोई 2 बाइक वाले एक्सीडेंट हो गए। तो मैं मौके पर पहुंचा। हॉस्पिटल के सामने एक वृद्ध महिला, एक लड़का 20-22 साल का जो ट्रैक्टर के नीचे दब रहे थे, जिनको मैंने निकलवा के और हॉस्पिटल एडमिट करवाया, जिन्होंने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनका पंचायतनामा की कार्रवाई करके बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया और ट्रैक्टर को जब्त करके थाने पर लाके खड़े कर दिया। दौसा जिले में बुधवार को एसीबी ने खनिज विभाग के 2 रॉयल्टी नाकों पर छापे मारे। रॉयल्टी नाकों पर ज्यादा वसूली की शिकायतों पर यह कार्यवाही की गई। इसमें सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। दौसा जिले के सिकराय और कालवान में खनिज विभाग के रॉयल्टी नाकों पर एसीबी ने छापेमारी की। एसीबी के एएसपी के शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। शर्मा ने बताया कि इन नाकों पर फर्जी बिल बुक छपवाकर रसीद काटने की शिकायत मिल रही थी। इससे सरकार को चूना लग रहा था। एसीबी ने यहां से रिकॉर्ड जब्त कर लिया है और कार्यवाही जारी है। संत शिरोमणि रविदास की जयंती बुधवार को अलवर जिले में श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा हॉप सर्कस पहुंचकर एक सभा में बदल गई। इस दौरान वक्ताओं ने कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया, वहीं सामाजिक एकता की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर कई प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। उधर सूर्यनगर मोड़ से दिल्ली दरवाजा तक भी शोभा यात्रा निकाली गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर कासगंज हिंसा में हुई चंदन गुप्ता की मौत के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चंदन गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी सलीम को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं योगी सरकार ने पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है। फिलहाल आरोपी सलीम से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलीम के घर से ही चंदन पर गोली चली थी। चंदन गुप्ता की हत्या में सलीम वर्की समेत उसके 2 भाइयों नसीम और वसीम को भी आरोपी बनाया गया है। सलीम पर पहले से भी करीब 3 मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों सलीम के घर की तलाशी में देसी बम और पिस्टल भी बरामद किए गए थे। बीते कई दिनों से पुलिस को सलीम की तलाश थी। गौरतलब है कि 26 जनवरी के मौके पर हुई सांप्रदायिक झड़प में चंदन गुप्ता को गोली लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। घटना उस वक्त हुई जब 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इसके बाद कासगंज में हिंसा भड़क उठी। पुलिस द्वारा हिंसा के आरोप में 118 लोगों को गिरफ्तार किया था। चंदन की हत्या के आरोप में 20 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से 5 नामजद और 6 अज्ञात समेत 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर बुधवार को वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं ने आगरा और फिरोजाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली। उधर राज बब्बर के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन कासगंज जाना चाहता था। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश और केंद्र सरकार के विरोध में अलीगढ़ में प्रदर्शन किया। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण आज है। इसके साथ ही एशिया में 35 सालों बाद ऐसा संयोग बना है जब ब्लू मून, ब्लड मून और सुपर मून एक साथ दिखेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से कुछ देर के लिए पूरी तरह ढक जाएगा। चंद्रमा का अपने सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा दिखाई देना सुपर मून कहलाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है। सुपर मून का आकार सामान्य से 10 से 14% बड़ा होता है और यह 30% ज्यादा चमकदार भी दिखाई देता है। वहीं ब्लू मून से मतलब चांद के कलर से नहीं है, बल्कि एक महीने में जब 2 पूर्णिमा आती हैं तो इस स्थिति को ब्लू मून कहते हैं। इस बार 2 जनवरी को पूर्णिमा थी और दूसरी 31 जनवरी को है। वहीं इस दौरान सूर्य की कुछ किरणें पृथ्वी के वातावरण से होकर चंद्रमा पर पड़ती है। इस दौरान वह हल्का भूरे और लाल रंग से चमकता है और इसे ब्लड मून कहा जाता है। यह चंद्र ग्रहण शाम 5:20 से शुरू होगा। हालांकि चंद्र ग्रहण ठीक ढंग से सूर्यास्त के बाद 6:25 से नजर आएगा और 8:43 तक रहेगा। समुद्र में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस करंज को मुंबई मझगांव डाक पर लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के तहत बनाए जाने वाली 6 पनडुब्बियों में से यह तीसरी है। रेडार की पकड़ में न आने वाली ये पनडुब्बियां जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलों से लैस होंगी और इनमें ऑक्सीजन बनाने की क्षमता होगी, जिससे ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकेंगी। करीब 70,000 करोड़ रुपए के डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कार्यक्रम को प्रोजेक्ट 75 इंडिया नाम दिया गया है। गौरतलब है कि इंडियन नेवी के पास मात्र 13 पुरानी पनडुब्बियां हैं और इनमें से आधी ही एक समय में सक्रिय रहती हैं। वहीं 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का मौजूदा प्रोजेक्ट फ्रांस की कंपनी DCNS के सहयोग से चलाया जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सत्ता के सेमीफाइनल पर टिकी नजर, वसुंधरा की साख लगी दांव पर, कल आएंगे रिजल्ट। मतगणना के लिए अलवर में दी ट्रेनिंग, कला कॉलेज में रहेगा जमावड़ा, प्रत्याशियों की बड़ी धड़कनें। भूकंप के झटकों से हिला राजस्थान और नॉर्थ इंडिया, आम जन में बनी दहशत। खनिज विभाग के नाकों पर एसीबी ने मारे छापे, फर्जी रसीदों से जारी थी अवैध वसूली। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।